हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। आज का अपना टॉपिक है निर्यात संवर्धन भाग 4। आज हम पढ़ेंगे भारत में निर्यात संवर्धन की प्रमुख बाधाएं या समस्याएं, मेन हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, और साथ ही पढ़ेंगे हम निर्यात संवर्धन को वृद्धि करने के लिए, निर्यात संवर्धन के लिए हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, क्या क्या सजेशंस हम दे सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निर्यात संवर्धन में क्या बाधाएं हैं हमारे देश में, या जो समस्याएं हमारे सामने प्रमुख रूप से उत्पन्न हुई हैं उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी जो पहली समस्या हमारे सामने आती है वो है निर्यातों में कट्टर प्रतिस्पर्धा। क्योंकि निर्यातों में वृद्धि करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम विकसित देशों की वस्तुओं के सामने हमारे देश की वस्तुएं बहुत अच्छी हों, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, और साथ ही क्वालिटी अच्छी होने के साथ उनकी लागत भी, उनकी कीमत भी कम होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी जो निर्यात संवर्धन की एक बाधा है, देश विकासशील देश है, परंपरागत तकनीक से वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है, कच्चा माल बहुत महंगा आता है। तो इस प्रकार से जब परंपरागत तकनीक से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो एक तरफ तो उनकी क्वालिटी चूँकि अच्छी नहीं रह पाती, कच्चे माल की क्वालिटी अच्छे नहीं होने के कारण निर्मित माल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रह पाती, और साथ ही उनकी लागतों में वृद्धि हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश की वस्तुएं अन्य देशों की तुलना में निम्न क्वालिटी की और अधिक कीमत की होती है, और दूसरे देश की वस्तुएं उच्च क्वालिटी की होते हुए भी उनकी कीमत बहुत कम होती है। उस प्रतिस्पर्धा में देश की वस्तुएं टिक नहीं पाती और हमारा माल बिक नहीं पाता, उसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग उत्पन्न नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से ये हमारे देश की एक सबसे बड़ी निर्यात संवर्धन के सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो इस प्रतिस्पर्धा में हमें तभी टिक सकते हैं हम जब हमारे माल की किस्म अच्छी हो, मूल्य कम हो और मांग उसकी लोचदार हो। तो इस समस्या का समाधान आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, विकसित राष्ट्रों में उदार दृष्टिकोण का अभाव, लैक ऑफ लिबरल एटीट्यूड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए, विकसित राष्ट्रों की जहाँ तक बात करें तो विकसित राष्ट्र विकासशील देशों के निर्यातों के प्रति कठोर रवैया अपनाते हैं। अपनी देश के उद्योगों के लिए, अपने देश की उद्योग की वस्तुओं के लिए संरक्षणात्मक उपाय अपनाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध वो दूसरे देश की वस्तुओं पर आरोपित कर देते हैं, और साथ ही प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए लगातार वो कंपटीशन में करने के लिए टैक्सेस में कमी कर लेते हैं। अपनी वस्तुओं की, अपने देश की वस्तुओं में कीमतें कम करने के लिए उनके ऊपर कम मात्रा में टैक्स लगाए जाते हैं, और जबकि हमारे देश की वस्तुओं पर ज़्यादा मात्रा में, यानी कि देश के आयातों पर ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगा देते हैं। तो इससे हमारे देश की वस्तुएं वहाँ और ज़्यादा महंगी हो जाती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है, लागतें ज़्यादा होने के कारण कीमतें वैसे ही ज़्यादा है, और दूसरा, चूँकि ये देश अधिक मात्रा में टैक्स आरोपित कर देते हैं आयातों पर, तो हमारे देश की वस्तुएँ और ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो चूँकि विकसित राष्ट्रों में उदार दृष्टिकोण का अभाव है, इसीलिए हमारे देश की वस्तुओं में का निर्यात बढ़ नहीं पाता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में उच्च मूल्य स्तर तथा बढ़ती उत्पादन लागतें। देखिए, हमारे देश में चूँकि विकासशील देश है, विकास करने के लिए सरकार द्वारा सामान्य रूप से हीनार्थ प्रबंधन द्वारा वित्तीय संसाधन प्राप्त किए जाते हैं, और जब हीनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत नई मुद्रा का निर्गमन किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, लोगों की आय में वृद्धि होती है, और जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो देश में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। चूँकि पूर्ति मांग के अनुपात में नहीं है, इसलिए कीमतें बढ़ जाती है। तो भारत में कीमतें वैसे ही बहुत ज़्यादा मूल्य पर, बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर हैं, और उत्पादन लागतें भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। चूँकि लार्ज स्केल पर बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसलिए उत्पादन लागतें भी बहुत अधिक होने के कारण देश में जो वस्तुएं हैं वो बहुत महंगी होती है, और इन महंगी वस्तुओं का निर्यात नहीं हो पाता, इन वस्तुओं की मांग उत्पन्न नहीं हो पाती, इसलिए निर्यातों की मांग बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट देखिए, घरेलू मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड।
देखिए हमारे देश में चूँकि योजनाबद्ध विकास की नीति सरकार ने अपनाई है, लगातार योजनाओं के माध्यम से पैसा अर्थव्यवस्था में जिसे हम कहते हैं प्रसारित होता है। जब अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा का निर्गमन किया जाता है तो उसके प्रभाव से लोगों की आय में वृद्धि होती है और उनकी मांग में वृद्धि होती है। चूँकि घरेलू मांग में इतनी वृद्धि हो चुकी होती है कि जितना भी माल हमने उत्पादित किया है वो घरेलू डिमांड को पूरा करने में ही खप जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो घरेलू मांग है उसको पूरा करना आवश्यक होता है, तो निर्यात के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये एक मुख्य समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, कट्टर राष्ट्रवाद तथा संरक्षण की नीति। जो नेशनलिज्म वाली जो एक मैटर है, यानी कि एक तो विभिन्न देश कट्टर राष्ट्रवाद को अपनाते हैं, स्वदेशी वस्तुओं की जिसको हम कह सकते हैं उपयोग पर ज़्यादा, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आयातों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो इस वजह से क्योंकि विभिन्न देश स्वदेशी अपनाओं की नीति पर चलते हैं तो संरक्षण की नीति को वो अपना लेते हैं। इस वजह से दूसरे देश के निर्यात घट जाते हैं। देखिए जब हम स्वयं स्वदेशी को अपनाएंगे, चाइना के माल का बहिष्कार करेंगे तो सीधा सा है कि इसका इफेक्ट होगा चाइना के ऊपर, चाइना के निर्यात घट जाएंगे। इसी प्रकार से विकसित राष्ट्रों में ये नीति जो अपनाई जा रही है कट्टर राष्ट्रवाद की, उसका प्रभाव ये पड़ा है कि निर्यात हमारे देश के नहीं बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्षेत्रीय गठबंधनों की बढ़ती प्रवृत्ति, कच्चा माल एवं आधुनिकीकरण की समस्या। जो क्षेत्रीय गठबंधन जैसे ये अलग अलग पॉइंट हैं, तो पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, क्षेत्रीय गठबंधनों की बढ़ती प्रवृत्ति। चूँकि क्षेत्रीय गठबंधन विभिन्न देश आपस में मिलकर क्षेत्रीय गठबंधन स्थापित कर लेते हैं, साझा बाजार जैसी व्यवस्थाएं आपस में बना लेते हैं। इसके कारण विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कि ब्रिटेन ने जो साझा बाजार बनाया है हम आपस में मिलकर, उसका इफ़ेक्ट ये हुआ है हमारे देश में कि हमारे देश की चाय, कपड़ा और विभिन्न प्रकार के परंपरागत निर्यात नहीं हो पा रहे हैं, उनमें बाधा उपस्थित हुई है। क्योंकि क्षेत्रीय गठबंधन में ये एक जिसे हम कह सकते हैं नियम लगा दिया जाता है, ये नीति निर्धारित की जाती है कि क्षेत्रीय गठबंधन में जो भी देश सम्मिलित हैं, उस क्षेत्र से संबंधित जो भी देश हैं वो आपस में ही वस्तुओं का आयात निर्यात करेंगे, अन्य देशों से आयात निर्यात नहीं किया जाएगा। गठबंधन से बाहर किसी भी देश से आयात निर्यात नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये एक सबसे बड़ी जो समस्या रही है, क्षेत्रीय गठबंधन की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण भी देश के निर्यातों में लगातार कमी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कच्चा माल एवं आधुनिकीकरण की समस्या। हमारे देश में चूँकि निर्यात संवर्धन के प्रयासों में या निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कच्चा माल, मशीन, कल पुर्जे आदि की जो आयात है उनमें बाधाएं उपस्थित हुई है, आसानी से हम इनका आयात नहीं कर पाते। साथ ही जो लागतों में कमी करने के लिए विभिन्न प्रकार की आधुनिकीकरण की जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इस कारण से कच्चे माल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने के कारण और आधुनिकीकरण की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने के कारण लागतों में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है। इसका इफेक्ट हुआ है कि कीमतें बढ़ी है, निर्यात पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फैशन रुचि तथा मांग के अनुरूप बदलाव की समस्या। चूँकि आप देख रहे हैं कि लगातार तीव्र गति से जो लोगों की रुचि और फैशन में परिवर्तन आया है, संचार के साधनों में लगातार परिवर्तन हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन इंटरनेट आदि के माध्यम से जो फैशन की व्यवस्थाएं की गई है, लगातार जनता ने उसे देख देख के लगातार आप देखिए तुरंत फैशन और रुचि में परिवर्तन हुआ है, लोगों की मांग की दिशा में परिवर्तन हुआ है। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं, ऐसी सिचुएशन में इस परिवर्तन के अनुरूप तुरंत उत्पादन करना संभव नहीं हो पाता, और जब तुरंत उत्पादन नहीं हो पाता तो ऐसी वस्तुओं का निर्यात भी नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव की जोखिम। देखिए जो विनिमय दरें हैं देश की, वो
स्थिर नहीं रही हैं। पहले वाली जो स्थिर विनिमय दरों की व्यवस्थाएं हैं वो समाप्त हो चुकी है। विभिन्न देश तैरती विनिमय दरें या परिवर्तनशील विनिमय दरों को अपनाए हुए हैं। जो तैरती हुई विनिमय दरें मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। ऐसी विनिमय दरें जो मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। तो इस प्रकार से जब मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है तो विनिमय दरों में लगातार उतार चढ़ाव की जोखिम बनी रहती है। और जब इस प्रकार से लगातार उतार चढ़ाव की जोखिम है, किसी प्रकार का प्रभावी नियंत्रण नहीं है, तो निर्यात संवर्धन में बाधा उपस्थित होती है। इस प्रकार से साथ ही रुपए के जो डॉलर की कीमतों में लगातार कमी और वृद्धि होती है, उसका इफेक्ट भी निर्यातों पर पड़ता है। तो निर्यात संवर्धन में ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है, विदेशी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव की जोखिम वाली। नेक्स्ट देखिए, सीमित बाजार। चूँकि बाजार बहुत सीमित रह गए हैं देश के सामने, कई उत्पादों का निर्यात प्राय हम देखें यूएसए और खाड़ी देशों तक ही सीमित है हमारे देश में। और इसका इफेक्ट ये हुआ है कि यदि इन देशों में मांग घट जाए तो हमारे देश के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सीमित बाजार के कारण भी निर्यात नहीं बढ़ पाए हैं, निर्यात संवर्धन संभव नहीं हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैश्विक मंदी। देखिए जो 2008 में हमने देखा था वैश्विक मंदी की मंदी का जो दौर आया था, उस तभी से हमारे देश में निर्यातों में निरंतर कमी का रुख रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई है। अब निर्यातों में कुछ मात्रा में वृद्धि हो पा रही है। नेक्स्ट देखिए, बाजारों की खोज एवं मांग उत्पन्न करने के लिए प्रचार प्रसार की समस्या। जो बाजारों की खोज है वो उसके प्रयासों में तेज़ी नहीं लाई गई है। अभी भी विभिन्न प्रकार के आधुनिक तरीके विज्ञापन, मेले, प्रदर्शनियाँ, प्रतिनिधि मंडल आदि की समस्याएं अभी भी उत्पन्न हो रही हैं। इनकी संख्या जिस अनुपात में बढ़ानी चाहिए उस अनुपात में नहीं बढ़ पाई है। प्रचार प्रसार पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है। इसी कारण चूँकि नए बाज़ारों की खोज करने की जितना पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता, इतनी जानकारी नहीं हो पाई है, इस वजह से हमारे देश के निर्यातों में अभी वृद्धि नहीं हो पाई है या निर्यात संवर्धन हम अच्छे से अपना नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नए उत्पादों का प्रतिस्थापन। अर्थात कई देशों ने जो परंपरागत तकनीकी हैं उनके स्थान पर नए उत्पाद और नई प्रौद्योगिकी को अपना लिया है। परंपरागत उत्पादों के स्थान पर जब नए उत्पाद अपनाए गए हैं, उनके स्थान पर सस्ते उत्पाद प्रतिस्थापित कर लिए गए हैं, तो भारत के निर्यातों का प्रभाव वैसे ही कम हो गया है। भारत में जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं वो परंपरागत वस्तुएं हैं और अन्य देशों ने उनके स्थान पर नवीन और सस्ती वस्तुओं को उत्पादित कर लिया है, इसलिए हमारे देश के निर्यात नहीं बढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कम गुणवत्ता के उत्पाद। हमारे देश की जो वस्तुएं हैं उनके गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी नहीं उतरी है, इसीलिए निर्यात में बाधाएं उपस्थित हुई हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ समस्याएं हैं, कुछ बाधाएं हैं निर्यात संवर्धन के समक्ष। अब इन बाधाओं को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इन्हें दूर करने के लिए क्या सजेशंस या सुझाव दिए जा सकते हैं, तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत। चूँकि निर्यात संवर्धन के लिए हमारे देश में सरकार ने समय समय पर निरंतर प्रयास किए हैं, उन प्रयासों में लगातार वृद्धि जारी है, लेकिन इसके लिए निर्यात संवर्धन में तेज़ी लाने के लिए कुछ सुझाव हम दे सकते हैं, जिसमें प्रमुख सुझाव है आंतरिक मांग पर अंकुश। चूँकि मैंने आपको बताया था कि देश में जब विकासशील देश के अंतर्गत पूंजी का प्रभाव बढ़ता है अर्थव्यवस्था में, तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो निर्यात बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी आंतरिक मांग पर अंकुश लगाएं, ताकि वस्तुएं हमारे पास एक्सेस हो और उनका निर्यात आसानी से किया जा सके। तो इस प्रकार से देश की आंतरिक मांग पर अंकुश लगाना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि और लागत में कमी। चूँकि निर्यात बढ़ाने के लिए हमारे देश की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि करना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत किस्म नियंत्रण, विदेशी ग्राहकों में भारतीय माल के प्रति विश्वास उत्पन्न करना, रुचि उजागृत करना, उत्पादन लागतों में कमी करना आदि अनुदान और आर्थिक सहायता प्रदान करना आवश्यक है। इस प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें अपनाकर
देश के उद्योगों की प्रतिस्पर्धा शक्ति में हम वृद्धि कर सकते हैं। वस्तुओं की लागत में कमी की जा सकती है, जिससे निर्यातों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऊंचे मूल्य स्तर पर प्रभावी नियंत्रण, यानी कि जो हमारे देश में कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, उन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। क्योंकि यदि उन पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो देश की वस्तुएं महंगी होंगी और हमारे निर्यात कम हो जाते हैं, उनकी मांग कम रहती है निर्यातों की और वस्तुओं की निर्यात कम हो जाते हैं। इसीलिए देश में वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता लाना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विज्ञापन, प्रचार एवं प्रसार। चूँकि विदेशों में भारतीय माल की रुचि बढ़ाने के लिए, हमारे देश की अच्छी वस्तुओं की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। विज्ञापन कार्यों को तेज किया जाना आवश्यक है। यदि इस प्रकार से प्रचार प्रसार कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, विज्ञापन आदि को अपनाया जाता है, तो निर्यातों में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सर्वेक्षण। निर्यात संवर्धन के लिए परंपरागत और गैर परंपरागत सभी प्रकार की वस्तुओं की विदेशी बाज़ारों में मांग कितनी है, इनके लिए सर्वेक्षण किए जाने चाहिए। और इसी प्रकार से जो सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, उन्हीं के आधार पर बाज़ारों में भारतीय माल के निर्यात का प्रबंध किया जाना चाहिए। उन्हीं बाज़ारों में भारतीय माल के ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात के लिए अतिरेक में वृद्धि। देश में निर्यात योग्य सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उनके उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए। साथ ही देश में यदि हम कहें कि शांति, सुरक्षा और मधुर औद्योगिक संबंध जैसी व्यवस्थाएं विद्यमान है, कच्चे माल की पूर्ति समय पर हो जाती है, कच्चे माल की पूर्ति उचित मूल्य पर हो जाती है, या हम ये कहें कि उद्योगों में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि वस्तुओं के उत्पादन में लगातार वृद्धि होगी, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा। न केवल लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा, बल्कि उसकी लागतें भी कम आएंगी। तो इस प्रकार से इन वस्तुओं के माध्यम से, इनके माध्यम से हम हमारे निर्यातों को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भाड़े तथा करों में छूट या रियायतें। जो निर्यात किए जाने वाला माल है, उस पर लगने वाले माल भाड़े को या माल भाड़े में छूट दी जानी चाहिए, या उस पर जो भी टैक्स वगैरह जो आरोपित किए जाते हैं, उन करों में छूट प्रदान की जानी चाहिए, ताकि विदेशी बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि हो और निर्यातों में वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्यातों की सस्ती एवं सुगम वित्त व्यवस्था। चूँकि वित्त संबंधी जो भी समस्याएं हैं, यदि उनका सुचारू रूप से समाधान कर दिया जाए और वित्त व्यवस्था का सुदृढ़ और स्थायी आधार तैयार कर दिया जाए देश में, तो निर्यातकों के सामने आने वाली वित्तीय समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और वो आसानी से अधिक मात्रा में उत्पादन कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निर्यात करने में सक्षम हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन तेज किया जाए। विदेशी बाज़ारों में भारतीय माल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए और रुचि पैदा करने के लिए, निर्यातों में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करने के लिए मेले और प्रदर्शनियों का समय समय पर आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि विदेशी मार्केट में हमारे देश की वस्तुओं की जानकारी प्राप्त हो और उनका निर्यात किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी व्यापार समझौतों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हमारे देश में जितने भी विदेशों में निर्यात के समझौते किए जाते हैं, उनकी शर्तों उपयुक्त शर्तें रखनी चाहिए और निर्यातों में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन, निर्यातों में वृद्धि के लिए कार्य किया जाना चाहिए। व्यापार समझौते इस प्रकार के हों ताकि निर्यातक अपनी सुविधा से आसानी से निर्यात कर सके। विभिन्न प्रकार की शर्तों को सुविधाजनक और सरल बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार निर्यातों में वृद्धि की जा सकती है। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कोरोना काल में स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। घर से निकले अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर निकलें और ऑनलाइन टीचिंग से आप लगातार जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।